अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से उमूर मुमलिकत संभाल लिए गए हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ उन्होंने संभाल ली हैं। पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है इस नई हुकूमत का। अब दूसरा मरहला यानी कि काबीना की तश्कील होना बाकी है। ख़बर ये आ रही थी कि आज रात तक काबीना का फैसला हो जाएगा कि कौन कौन इस काबीना में शामिल होगा, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई ख़बर सामने नहीं आई है। इस काबीना में क्या तमाम जमातें शामिल होंगी जो PDM का हिस्सा थी या जो अपोजिशन में शामिल थी, जो इस वक्त हुकूमत में है, माजी में जो अपोजिशन का हिस्सा रहे हैं, क्या फार्मूला तय हुआ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे कि इस नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। क्या इस मुल्क की डोलती हुई मईशत चैलेंज होगा, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने ये ऐलान किया कि अब वो सड़कों पर आएंगे, अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, वो उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। नए इलेक्शन करवाने हैं, वो कब तक होंगे, क्या असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी या फिर जल्द ही इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस प्रोग्राम में। दूसरी तरफ कल से आगाज़ कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर से अपने जलसों का, और ये ऐलान किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से कि वो मुल्क के तमाम बड़े शहरों में जलसे करेंगे और आवाम को मोबिलाइज़ करेंगे, इंगेज करेंगे, और उनकी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सड़कों पर बाहर निकले उनके साथ, ताकि वो मैसेज जो है जो वो देना चाहते हैं मुख्तलिफ हलकों को वो पहुँचे और उनको समझ आए कि उन्होंने क्या करना है और किस तरह से इस हुकूमत को आगे लेकर चलना है। एक और ख़बर जो अब से थोड़ी देर पहले रिपोर्ट हुई है वो ये कि ये हुक्म दिया गया है लंदन में जो सिफारती मिशन मौजूद है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब को सिफारती पासपोर्ट जारी किए जाएँ। इसके ऊपर तनकीद भी की जा रही है और इसके ऊपर काफ़ी लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि ये इक़दाम जो अब किया जा रहा है, क्योंकि कन्विक्टेड हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब और वो बरतानिया में इलाज की गर्ज से मौजूद थे। अब ये पासपोर्ट उनके मुल्क वापसी के लिए है या फिर उनके वीज़े में एक्सटेंशन के लिए है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आज रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी साहब, रहनुमा पीपल्स की सेनेटर साबिर बलोच साहब और रहनुमा तहरीक इंसाफ नदीम कुरैशी साहब आपसे कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। निहाल हाशमी साहब, आगाज़ में आपसे करूँगी। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपको बहुत बहुत एक लंबी जद्दोजहद की है PDM की जमातों ने और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो आप लोगों के साथ मौजूद थी, और फाइनली आप लोगों को कामयाबी मिली है इसमें। आप क्या समझते हैं सबसे बड़ा जो चैलेंज इस नई हुकूमत के लिए वो क्या होगा? महंगाई चैलेंज होगा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अब असम्बलियों से इस्तीफे देने के बाद सड़कों पर जा रही है, आवाम को मोबिलाइज कर रही है, वो बड़ा चैलेंज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आयशा, 3.5 साल में 25 अरब डॉलर का कर्जा लिया इमरान खान ने और पूरी दुनिया से मांगा तांगा भीख मांगते रहे, और उसके बावजूद जो मार्केट है, जो ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी अशिया है, वो है रोटी, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है बिजली, वो है पानी, वो है गैस, वो है पेट्रोल, और वो है डॉलर के सतह नीचे रखना। मगर वो हर चीज़ में नाकाम हुए और इसमें दानिश्ता नाकाम हुए, क्योंकि ये बात रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि उनके जितने ATMs थे, उन्होंने आटे में, उन्होंने चीनी में, उन्होंने घी में, उन्होंने पेट्रोल में, हत्ता कि उन्होंने दवाइयों में कमीशन लिए। और ये एक डॉक्यूमेंटेड है कि FIA ने या शुगर कमीशन ने या गवर्नमेंट के इदारों ने इस बात को अदराक कर लिया, पेट्रोलियम में इस बात को अदराक कर लिया, और उनकी वजारत में नदीम बाबर से लेकर के जितने लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट करने की उन्होंने बातें भी की। हमारे लिए बुनियादी चीज़ है जो आम लोग हैं उसकी ज़िंदगी। जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का जब ख़त्म हुआ था उस वक्त आटा 30 रुपये का था और ये अब लेके चले गए 80 रुपये पे। तो हम कोशिश करें कि लोगों को अजनास सस्ता मिले, उनको चीनी सस्ती मिले, उनको घी सस्ती मिले, किसानों को यूरिया सस्ता मिले, लोगों को बिजली वाफिर मिले, जो हमने बिजली घर बनाया था, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों के लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। ये हमारी बुनियादी चीज़ है। अब दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हमारे लिए मसला, बिल्कुल ख़त्म मसला नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़त्म और ख़राब करना चाहेंगे, ख़त्म या ख़राब, तो उसके लिए कानून अपना एक्शन लेगी। कानून इस मुल्क में मौजूद है और कानून की हुक्मरानी ही किसी माशरे की तरक्की की ज़ामीन होती है। तो वो शौक़ से, अगर उनका फंडामेंटल बुनियादी हक़ है कि वो आवाम के पास जाना चाहते हैं तो जाएं, और किस मुंह से ये बताएंगे कि मैंने जो 10 सालों में दीगर हुकूमतों ने कर्ज लिया था उससे ज़्यादा कर्ज लिया,
जो दीगर हुकूमतों ने पेट्रोल को, डॉलर को, आटे, चीनी, गोश्त, घी और दवाइयों की जो सतह रखी थी वो उससे हमने 3 गुना इजाफा कर दिया, 4 गुना इजाफा कर दिया। तो वो तो हमारे लिए वाकयातन ये डॉक्यूमेंटेड है, कोई इल्जाम नहीं है, वो एक हमारे लिए मसाइल छोड़ कर निहाल हाशमी साहब, आप लोग वापस लेकर आएंगे इन कीमतों को नीचे, पेट्रोल की कीमत को नीचे लेकर आएंगे, चीनी की कीमत को, आटे की, बिजली, गैस, इन सब की कीमतों को नीचे लेकर आएंगे आप लोग? प्लान है आप लोगों के पास? आयशा, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है। अगर आपको याद हो कि जब नवाज शरीफ साहब ने 2013 में इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा था। उन्होंने अंत तक मेहनत करके 4 सालों में बिजली ले आए। उन्होंने अंत तक मेहनत कर करके पेट्रोल को नीचे 124 से लेकर के 70 पे ले आए थे। उन्होंने अंत तक मेहनत कर करके पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया था, वो मेट्रो बसेस का और मोटरवेज का। उन्होंने मेहनत कर करके सीपैक जैसे मंसूबे ले आए थे और यहाँ पे उनकी कोशिशों और काविशों से ये कराची जैसे शहर में अमन बरकरार हुआ और पूरे पाकिस्तान में हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मईशत की कुंजी है वो इसहाक डार साहब के पास है। इसहाक साहब वो आदमी है जो बहुत बुरे हालात में भी मईशत को संभालना चलाना जानते हैं। इनके पास 6 वजीर खजाना आए और चले गए और किसी ने कुछ भी नहीं किया। इनके वज़रा ने भी कोई एक कारकर्दगी नहीं की। एक मंसूबा बता दे, कोई एक मंसूबा जिस पे इमरान खान साहब कह सके कि मैं 4 साल में समझे कि हमारे वजीर खजाना इस काबीना में फिर इसहाक डार साहब ही होंगे। मुझे तो उम्मीद है यकीनन इसहाक डारी साहब होंगे और वही एक कुंजी है, द मैन विद द की ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इसहाक डार साहब ही होंगे, लेकिन अभी ऑफिशियली इस बारे में ऐलान होना बाकी है। नदीम कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में। नदीम कुरैशी साहब, सबसे पहले तो सर ये कहा जा रहा है कि असेंबलियों से इस्तीफ़ा जो दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये बड़ी गलती की है। तो ये किस बुनियाद पर आप लोगों ने, या आपको क्या लगता है कि असेंबलियों से बाहर आप ज़्यादा अच्छी ऑपोजिशन कर सकते हैं बजाय इसके कि असेंबलियों में बैठ कर करें? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आयशा, पहले तो मैं निहाल हाशमी साहब की बात का जवाब दूंगा, उसके बाद आपको अर्ज़ करता हूँ। आज हाशमी साहब से पूछ लें, बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, हम कई प्रोग्राम्स में इकट्ठे होते हैं, इनसे तय करवा लें, ये अपनी लीडरशिप से आज अनाउंस करवा दें कि ये गंदम की इमदादी कीमत 1200 रुपये बंद कर रहे हैं। चूँकि आटे की कीमत बढ़ने का ताल्लुक गंदम की कीमत से है। आज अगर पाकिस्तान के काश्तकार को, पंजाब के काश्तकार को 2250 रुपये मन गंदम की कीमत मिल रही है, अल्टीमेटली आटे का रेट बढ़ेगा। अगर आप गन्ने की इमदादी कीमत कम करते हैं, चीनी की इमदादी कीमत कम हो जाएगी। ये आज अपनी लीडरशिप से ये जरूर कहलवा दें। दूसरा, इन्होंने फरमाया कि जी सी पैक हमने शुरू किया। अब जरदारी साहब इनके बड़े इस वक्त इनका पॉलिटिकल रोमांस चल रहा है। ये जरदारी साहब से ये बात कहलवा दें कि सी पैक शहबाज शरीफ साहब का मशवरा था। और सेकंड बात, ये अनथक मेहनत से कीमतें कैसे कम होती हैं? मतलब वो कौन सा प्रोसेस है? वो कोई बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ती है, जिम ज्वाइन करना पड़ता है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स उठाने पड़ते हैं जिससे कीमतें कम हो जाएं। तो वो अनथक मेहनत शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कल से पेट्रोल 100 रुपये मिलेगा और लोगों को घी जो है 100 रुपये किलो मिलेगा। ये सब कुछ सामने आ जाएगा। इन्होंने जो चूरन बेचा इस कौम को, इनको वो चूरन अब पक्की की तरह खुद निकलना पड़ेगा और कोई हकीम इसका इलाज भी नहीं कर सकेगा। वो तो आप ही तनकीद कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है ये जो इन्होंने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई, ये इन्होंने बड़ा जुल्म किया है और मईशत के साथ बड़ा जुल्म कर। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो चूरन जो पक्की इन्होंने बेची, इनको अब खुद खानी पड़ेगी 3 टाइम दिन में। ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना नदीम कुरैशी साहब, क्यों आपने फिर जुल्म किया, क्यों कीमतें नहीं बढ़ाई? देखें, हम समझते हैं जितने मुश्किल हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को कोविड की सूरत में, पूरी दुनिया ने पिछली 1 सेंचुरी में इतना बड़ा चैलेंज कभी फेस नहीं किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, मैं भी उन्हें प्राइम मिनिस्टर कहूँगा चूँकि पाकिस्तान की अवाम ने उन्हें मुंतखब किया था। ये तो साजिशें खैर होती रहती हैं, महलाती साजिशों की तो एक हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री भी है और इंडो पाक की हिस्ट्री भी है। अब मैं आपकी बात का जवाब दूँ, हमने अपोजिशन क्या करनी? पाकिस्तान की अवाम बाहर निकल आई है। आपने परसों जो मंजर देखा, मैंने अपने 20 साल पॉलिटिकल करियर में इस तरह का मंजर नहीं देखा कि पूरे पाकिस्तान में और बैरून मुल्क तमाम पाकिस्तानियों ने उन तमाम तकालीफ को, मैं कतई नहीं कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट में जी रावी चैन ही चैन लिख रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारा बेहतर हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की गई, मतलूबा नताइज अब निकलने थे, लेकिन लोगों ने हर उस चीज़ को इग्नोर करके इमरान खान के उस विजन को कि किस शख्स ने पाकिस्तान की सही मानों में सालियत का झंडा बुलंद किया, कौन सही मानों में यह कहना चाहता था पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, किसने पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दी, किसने इस मुल्क की अवाम को, इस हजूम को एक कौम बनाने में अपना रोल प्ले किया।
अब तो ये अपोजिशन पाकिस्तान की अवाम ने इनसे करनी है। हमने तो अपने आप को अल्लाह के और पाकिस्तान की अवाम के रहमो करम पे छोड़ दिया। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, ये अवाम जो निकली है, अवाम बड़ी तादाद में, नो डाउट हमने देखा कि मुल्क के कोने कोने में बड़े लोग निकले पीटीआई की सपोर्ट में। उन लोगों को देखकर ये फैसला किया गया कि असेंबली में नहीं बैठना और अब सड़कों पर जाना है, सड़कों पर सियासत करनी है। आयशा, ये तारीख लिखी जा रही है, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री की एक तारीख, नई तारीख लिखी जा रही है कि कौन लोग हैं जो सिर्फ जमहूरियत का नाम लेकर उस लबादे में पॉलिटिक्स करते हैं, कौन लोग हैं जो गरीब का नाम लेकर बिलियन रुपीस बनाकर वो पॉलिटिक्स करते हैं, कौन लोग हैं जो कहते हैं रूल ऑफ लॉ, पार्लियामान की इज्जत, वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद करते हैं, और कौन लोग सही मानों में इसको इज्जत देते हैं। आज हर शख्स पूछ रहा है कि आप तो कहते थे जी सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इन लोगों को तो आरोज ने मुंतखब किया। अब हम में से कुछ लोग जो इनके मन मंशा के मुताबिक इन्होंने एंगेज किया, उनके ज़मीर खरीदे, उन्हें को लालच दिया, उन्हें को खौफ दिया, उन्हें को थ्रेट दिया। मैं नहीं कहता सबने पैसे लिए, मोस्टली लोगों ने पैसे लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको और इन्होंने लालच दिए होंगे। वो लोग जो अपने हल्फ से, ओथ से इनराफ करके इनके साथ मिल गए, अब वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, उनका वोट ठीक है। जो मुझे वोट मिला, जो इनके साथ इंगेज ना हो सका, मेरा वोट ठीक नहीं है। देखिए, ये मुनाफकत की तारीख, सियासी मुनाफकत की तारीख का एक बड़ा अलमनाक बाब है। ये आने वाला मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी। जिस वक्त ये सारी चीजें चल रही थी, आपसे जब सवाल होता था कि आप ऑपोजिशन के लोगों को अपने साथ मिलने की तो बात कर ही रहे हैं कि हमारे साथ राब्ते में हैं, आपके अपने लोगों के साथ आपके मामला ठीक है या नहीं, तो उस वक्त आप कहते थे कि आप क्या हमें अहमक समझते हैं कि हम अपने लोगों को संभाल नहीं सकते। अब क्या हो गया? अब वो जब यहाँ से चले गए हैं, मुनहरिफ हो गए हैं, तो अब आप कहते हैं कि वो उन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए हैं। उस टाइम पर जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप लोग सोए हुए थे। आयशा, ये कौम फैसला करेगी कि 8 मार्च को एक शख्स गवर्नर हाउस में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अर्तुगल गाजी, शेर शाह सूरी और मोहम्मद बिन कासिम बनाता है, और 10 मार्च को उसका ज़मीर जिंदा हो जाता है। 3.5 साल लोग उस्मान बुज़दार के कसीदे पढ़ते हैं सीएम ऑफिस में, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से ये अब तो डिजिटल मीडिया का दौर है जी। कौन सी चीज छुप सकती है, कौन सी चीज पोशीदा है? तो ऐसा क्या हुआ? यही तो प्राइम मिनिस्टर खान कह रहे थे, यही हम आपसे कह रहे हैं, यही पूरा पाकिस्तान सवाल कर रहा है। भाई ऐसा कौन सा जादू की छड़ी आपके पास आ गई? अभी 1 साल से सवा साल इंतखाब में रहता है और ऑलमोस्ट 6-4 माह के बाद आखिरी साल हो जाता है, तो आपको ऐसी कौन सी जल्दी थी? आप कोविड पे तो इकट्ठे ना हुए जब कौम को आपकी जरूरत थी, जब कश्मीर में 370A लग रही थी, इंडिया कश्मीर पे गासपाना कब्जा कर रहा था और उसकी डेमोक्रेटिक हैसियत को खत्म कर रहा था। उसकी क्यों इकट्ठे हो गए? देखिए, आपके सामने है, आपके सामने है एक ऐसा शख्स जिसको आपका पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली उसकी वोटिंग करने से माजरत करता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसका ओथ लेने से माजरत करता है, और बहुत सारे लोग ओथ सेरेमनी का पार्ट नहीं बनते। ये क्या मैसेज है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? यानी सदर की तबीयत खराब नहीं थी, उन्होंने माजरत की। मैं कर्ज करूं, बहुत सारी चीजें एक पैगाम होता है, उनकी तबीयत भी यकीनन खराब होगी और अभी बहुत सारे लोगों की मजीद भी तबीयत खराब होगी। मैं आपको एक चीज अर्ज करना चाह रहा हूं, जब आप गासबाना काम करते हैं, जब आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, जब आप एस्टेब्लिशमेंट को तबर्रा करते हैं और फिर कहते हैं जी अब तो चीजें बड़ी न्यूट्रलाइज हो गई हैं जी, अब तो चीजें बड़ी बेहतर हो गई हैं जी, अब तो फलां सिग्नल से मिल रहा है जी, तो फिर वहां लोगों को समझ आ रही होती है आप क्या कर रहे हैं। मैं आज भी कहूंगा, आज भी वक्त है, हम वो लोग, बिलखुसूस वो लोग जो पोलिटिकल वर्कर्स हैं, जो अपनी अपनी जमातों में भी इस काम को राइज करें, ये फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कल्चर को छोड़ दें। जैसे निहाल साहब फरमा रहे हैं जी, पूरे पाकिस्तान के एक हाल तो सिर्फ इसहाक डार साहब के पास है, सुभान अल्लाह जी, मतलब 22 करोड़ लोगों का मसला उस शख्स के पास है जिसने अपने आप को पाकिस्तान की अदालतों में भी फेस करने से अवॉइड किया, जिसने पाकिस्तान के कानून और आइन का मजाक उड़ाया। ठीक है, साबिर बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद है। साबिर साहब, जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था, अदम एतमाद की बातें हो रही थी, अदम एतमाद पेश हो गई थी, तो आपसे सवाल हम करते थे कि नेक्स्ट ये कामयाबी के बाद आप लोगों का रोड मैप क्या होगा? आपने कहा कि जिस वक्त ये हो जाएगा फिर हम फैसला करेंगे, तो अभी फैसला हो चुका है कि क्या करना है? 5 साल पूरे ही करेंगी ये असम्बलियाँ या फिर उससे पहले इलेक्शन हो जाएंगे? काबीना में कौन कौन शामिल होगा? किस तरह से मुल्क की मईशत ठीक होगी? सब तय हो गया है? साबिर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
गालबन आवाज़ उनको नहीं जा रही है साबिर साहब को। निहाल हाशमी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आ जाती हूँ। आपसे यही सवाल कर लेती हूँ बल्कि कि रोड मैप जो है वो अब प्लान हो गया है कि कौन कौन शामिल होगा, किस तरह से होगा, तमाम जमातें जो हैं उनकी नुमाइंदगी होगी काबीना के अंदर या नहीं होगी, फार्मूला क्या तय हुआ है? देखिए जी, फार्मूला वो तय हुआ है कि पाकिस्तान की जो मईशत का बेड़ा गर्क किया था, पाकिस्तान की जो एकजहती का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान के जो इदारों को मिलाइन किया है, उसको रिस्टोर करना है। और रिस्टोर करना है पाकिस्तान के वक़ार को। ये जो तकसीम करते चाहते हैं पाकिस्तान की कौम को, देखें ये कह रहे थे मेरे भाई कि मुल्क के बाहर नदीम साहब के अंदर आपने देखे होंगे इज्तिमा, ऐसा बदनुमा इज्तिमा कभी ना दिखाएं जिसमें पाकिस्तान के इदारों को आप बुरा भला कहें। क्या तरबियत हाशमी साहब ऐसे नहीं, ऐसे ये सोशल मीडिया। मैं आपसे मैंने देखे ना, मैं अपनी गुनाहगार आंखों से खुद देखा है नदीम साहब, मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। हाशमी साहब कैसे ठीक करेंगे, सियासत कैसे ठीक करेंगे? ये नई हुकूमत जो बनी है ये तो सारी इत्तेहादियों के बलबूते पे खड़ी है। पहले दिन ही जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, एमक्यूएम अपने शिकवा लेकर आ गई। आयशा प्लीज लेट मी फिनिश जी। पिछली हुकूमत भी जो थी इमरान खान साहब की, वो भी इत्तेहादियों के बलबूते पे खड़ी थी। इसीलिए तो देखे ना उनका हाल क्या हुआ है। देखिए ना, एक भी मुनरफ लोगों ने वोट नहीं डाला, इत्तेहादियों के बलबूते पे थी, इत्तेहादियों के बलबूते पे गिर गई। तो इसमें रोने चिल्लाने और कोई जरूरत नहीं। आप अपनी गलतियों को पहले देखें, दूसरे के आप गिरेबानों पे हाथ डालने से पहले अपनी गलतियों को देखें। हम तो इनको कुछ नहीं कहेंगे, हमारा काम इलेक्शन जीतने के बाद इंतकाम लेके गालियां बकना नहीं होता, तामीर वतन हमारा काम होता है, लोगों के मुंह से निवाला पहुंचाना काम होता है, निवाला छीनना काम नहीं होता है। ये जितने भी लोगों की ये बात कर रहे हैं पीडीएम या इत्तेहादी, क्या ये कोई तुरानी है, ईरानी है, रशियन है, अमेरिकन है? नहीं, ये सब पाकिस्तानी है। और जितना हम पाकिस्तान को बेहतर करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, तो 1 और 1 11 होता है। और हम 11 को अगर मिलकर करेंगे तो जो काम मुश्किल था वो ज्यादा आसान हो जाएगा, और ये इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। तो हम रोड मैप बना रहे हैं। देखिए, सिर्फ इल्जाम लगाना और अपने आप को अरस्तों कहने से काम नहीं चलता है, अरस्तों वाला काम भी करना पड़ता है। अपने आप को मोहम्मद बिन कासिम नहीं करना पड़ता है, आपको साबित करना पड़ता है कि आप क्या हैं। ये दौर नहीं है कि आप तलवार पे लेके हाथ में घोड़े पे बैठ के इधर से उधर आप दौड़ लगा रहे, नहीं। आपको लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लानी पड़ती है, अपनी मईशत को बेहतर करना पड़ता है, इदारों को मजबूत करना पड़ता है, लोगों में एतमाद देना पड़ता। आज इन्होंने आइन की, कानून की धज्जियां बिखेर दी। ये स्पीकर को मजबूर कर दिया कि पार्टी लॉयल्टी पहले है, पाकिस्तान के आइन के साथ लॉयल्टी बाद में है। इन्होंने मजबूर कर दिया अपने उन कारकुनों को, अपने उन ओहदेदारों को, उन सरकारी एहलकारों को, उसमें सदर पाकिस्तान हो या डिप्टी स्पीकर हो या स्पीकर साहब हो, कि वो पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की सॉवरेंटी को बलाए ताक रख के सिर्फ अपनी पार्टी के सॉवरेंटी की बात करते हैं। आप जबरदस्ती हुकूमत में बर्जमान तो नहीं हो सकते ना। अगर आपको आपकी इत्तेहादी छोड़ जाते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप जरा देखें ना, आपने उनके साथ क्या कारकर्दगी की है। और जहां आप दूसरों को चोर डाकू कर रहे होते हैं, तो जब इमरान खान साहब ने हलफ लिया था उस वक्त वो एक डिक्लेयर्ड इश्तहारी थे, और उस वक्त भी उनकी फॉरेन फंडिंग केस चल रहा था, और उस वक्त भी बहुत सारे और केसेस उनके ऊपर थे। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि परवेज इलाही पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू हैं। आज आप डाकुओं के साथ मिलकर के हुकूमत बनाना चाहते हैं, उनको वजीरा। जब आप कह रहे थे उस्मान बुजदार को हटाने नहीं, जब आप पे बुरा वक्त पड़ा तो आपने उसकी गर्दन मरवा दी और अपनी सीट बचाने की कोशिश की, बचा नहीं पाए आप। एक मुकाफात अमल है, जो कुछ आपने किया है उसका मुकाफात अमल है, आपको वो भुगतना पड़ेगा। और सड़कों पे अगर आप पाकिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं तो आप हमारी खिदमत तो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले दिन शहबाज साहब ने एज ए वजीर, एज ए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इमरान खान साहब को कहा था कि भूल जाए माजी को, आए मिल के पाकिस्तान और इसकी मईशत को आगे बढ़ाएं, आए मिल करके इस मुल्क के लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करें। पहली तकरीर अगर आपको याद हो, मगर इमरान खान साहब तो दोबारा कोई ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं अब वजीर आजम शहबाज शरीफ के माजी को भूल जाएं, आए मिलकर बैठते हैं और दोबारा से वापस लाने की कोशिश करें असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए जी, आज तहरीक इंसाफ पार्लिमानी सियासत और ईमानदारी की सियासत करे और गाली गलौज और दुश्मनी की सियासत। देखिए, पाकिस्तान हम सबका मुश्तरका है। अगर कोई बच्चा भटक गया है तो हम उसको कहते हैं आओ रस्ते पे आओ, जो तुम्हारा रास्ता है, जो तुम्हारी मंजिल है, लोगों में जाओ, इलेक्शन जीतो, हुक्मरानी करो। अगर ऐसा करते हैं आगे मिलकर चलते हैं, आओ मिलकर चलते हैं। साबिर बलोच साहब ने ज्वाइन कर दिया। साबिर बलोच साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी जी, आ रही है। जी साबिर बलोच साहब, सर अदम एतमाद कामयाब हो गई है, फॉर्मूला तय हो गया, रोड मैप बन चुका है कि किस तरह से इस गवर्नमेंट को आगे लेकर चलना है? देखो, ये तो वक्त बताएगा। बात ये थी कि ये एक स्ट्रगल थी, एक फाशिस्ट। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है? जी जी सर, आप कंटिन्यू करें। जी, थैंक यू। अच्छा, देखिए, ये एक फाशिस्ट गवर्नमेंट थी, ये फाशिस्ट लोग थे, ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक लोग ही नहीं थे, इनमें डेमोक्रेटिक वो टेंडेंसी नहीं थी। आपने देखा यहाँ पे कि देखो, कुछ पार्लियामेंट्री आदाब होते हैं, कुछ पार्लियामेंट्री तरीके होते हैं। ये लोग सब अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम ने इलेक्ट किया है। अगर एक हुकूमत अपने ट्रेंड से निकले, एक गवर्नमेंट अपने यानी वो जो तरीक़ेकार होता है हुकूमत चलाने का, अगर उससे निकल जाए तो अपोजिशन को रिकग्नाइज ना करे, इंस्टीट्यूशन को रिकग्नाइज ना करे, इंस्टीट्यूशन को डैमेज करे, अच्छा कर्जे पे कर्जा ले ले और अपोजिशन को थ्रेट करे, और एक लाइक ए डिक्टेटर, जिस तरह जर्मनी में नाजीज़म थी पहले, उस तरह का, जो हिटलर ने जो जब यानी दो चार पार्टियों को बैन करके और लोगों को मार मार के उसने अपनी बात बनवाई, अमेंडमेंट्स लाए वहाँ पे। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर मुख्तलिफ कौमियतें रहती हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ सूबे हैं, हर लोग अपनी आज़ादी चाहती है, अपनी इज़हार आज़ादी का वो उसकी डिमांड होती है। लेकिन इमरान खान साहब ने समझा शायद कि वो एक निराले शख्स है और निराले आदमी है, लेकिन अफसोस ये कि उसके अपने पार्टी के रैंक में कभी उसको सीधे रास्ते पे, वो जानते थे कि वो गलत जा रहा है, वो गलत काम हो रहा है, लेकिन पता नहीं किस वजह से उन्होंने किसी ने उसको रास्ते पे लाने की कोशिश नहीं की, तो अल्टीमेटली अपोजिशन को मजबूर होना पड़ा। इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, अखलाकियात खराब हो रही है, सियासत खराब हो रही है। अच्छा, मुल्क में एक जो है ना जो आउट ऑफ ट्रैक पॉलिसीज चल रही है, तो जाहिर है अपोजिशन को इकट्ठे होकर उसको निकालना पड़ा। अब जब निकालना पड़ा तो यानी अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के यानी ऑर्डर्स के बावजूद भी उसने कितना रिसिस्ट किया। उसने कहा जी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उसके दो चार जो ड्रम बीटर्स थे, उसका स्पीकर, उसका डिप्टी स्पीकर, उनकी वो देखें कि वो तो यानी इमरान खान से ज्यादा वो एक्ट कर रहे थे, और एक अजीब किस्म की उन्होंने सिचुएशन पैदा कर दी थी। थैंक्स गॉड जी, लोग सुकून का सांस ले रहे हैं। अब लेट दिस गवर्नमेंट टू रन, इसको चलने दो। ये आखिर बात ही है कि देखो सर, चलानी तो आप सब लोगों ने मिलके, है ना, जो ये ऑपोजिशन जमातों का हिस्सा थे, उन सब ने मिलके चलानी है। लेकिन ऐसी भी इत्तलात आ रही है कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने में दिलचस्पी नहीं रखती है। आप तस्दीक या तरदीद करिएगा इस बात की, क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, बात काबीना में आने की नहीं है, बात ये सिर्फ नहीं है कि पीपल्स पार्टी काबीना में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हमारी पूरी सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ है, हमारे जो लीडरशिप है उसकी पूरी सपोर्ट उसके साथ है, उसके साथ मिलकर मुशावरत होगी, सब कुछ होगी। अगर पीपल्स पार्टी जरूरी समझती है तो यकीनन वो कैबिनेट में भी आ जाएगी। यानी अभी फैसला नहीं हुआ? समझती है तो और भी, अभी फैसला नहीं हुआ है कि काबीना और भी ओहदे लेगी। ये जो कहा जा रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा हो सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ पहले ही कहा जा रहा था, अभी तक फैसला नहीं हुआ है इसके ऊपर। अभी देखो उसको कितना वक्त हुआ है, एक दिन तो हुआ है, उसने ओथ लिया हुआ है। बात यह है कि देखिए अभी बातचीत चल रही है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब एक दफा आए, बात की है, लेकिन सर यही तो बात है ना कि जिस वक्त अदम एतमाद का मामला चल रहा था तब हम आपसे पूछते थे तो आप कहते थे वक्त आने पर फैसला हो जाएगा, जब कामयाब हो जाएगी तो आपको बता देंगे। अब कामयाब हो गई है तो अभी भी आप कह रहे हैं कि वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। लग ऐसा रहा है कि आपको यकीन नहीं था कि वाकई में कामयाब हो जाएगी और अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समझ आ रहा है। बात यह कि समझ तो उसको ना आए, इमरान खान को, कि जो पहली दफा आया था, जब उसको समझ नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन बात यह कि यहाँ पर आसिफ अली खान जरदारी साहब फरमा है, यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। लोगों ने हुकूमतें चलाई हैं और ऐसी हुकूमतें चलाई है कि आपने देखा है कि पाकिस्तान में जो है ना इन्होंने खिदमत की है, इनको तजुर्बा है और बहुत ज्यादा तजुर्बा है, इमरान खान से तो ज्यादा तजुर्बा है। और फिर ये कि एक दूसरे को साथ लेके चलने वाली बात है। पहले भी हुकूमत में पीपल पार्टी ने उनको ऑफर दी थी और वो आए थे,
इसी वजह से वो फिर निकल गए। लेकिन ये कि वो एक सिस्टम, वो प्रोसेस चलता रहा, अब प्रोसेस इंशाल्लाह ताला अभी भी चलता रहेगा। आप दुआ करें कि मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क के जो कंडीशंस हैं, वो ठीक नहीं है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत ही जो है ना एक यानी बहुत एक नाजुक सिचुएशन में है। बिल के इंशाल्लाह ताला इकोनॉमी को ठीक करेंगे, लोगों की भी खिदमत करेंगे। नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, हमारी तो दुआ है, पहले भी यही दुआ थी, अब भी यही दुआ है कि मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर हों। मजीद बात करेंगे इसके ऊपर। एक आम सवाल मैंने करना ये कि मौलाना फजल रहमान या आसिफ अली जरदारी, इन दोनों में से सदर कौन बनेगा? पहले मौलाना के बारे में ये कहा जा रहा था, लेकिन अब कुछ खबरें हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी सदर बन सकते हैं। तो फैसला क्या हुआ है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मैं छोड़ के गई थी, उसके ऊपर मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले नदीम कुरैशी साहब से मैंने ये सवाल करना है कि सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं हुआ, कौमी असम्बली से हो गया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफ़ा दिया जा सकता है प्रेशर बिल्ड करने के लिए कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ। दूसरी तरफ पंजाब का मामला भी हमारे सामने है कि 16 अप्रैल को यहाँ पर वजारत आला के लिए वोटिंग होनी है। तो क्या चल रहा है इस वक्त कि सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफ़ा हो सकता है? नदीम कुरैशी साहब। देखिए आयशा, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, इस तरह की सूरत हाल बड़ी कम पैदा हुई है और कोई शख्स माइंड ना करे इस बात को, ये ग्राउंड रियलिटी है। ये बहुत बड़ी एक हमारी हिस्ट्री पे एक क्वेश्चन मार्क है कि जिन लोगों पर फ़र्द जुर्म आयद होने वाली हो और वो पाकिस्तान के ऐवान बाला के हेड बन जाएं, इसी तरह से पंजाब में भी ये सूरत हाल है। और फिर जिस तरह से सारा माहौल बना, हमारे दो सीनियर्स हैं जो जिस अंदाज में भी ये इसको इंटरप्रेट करें, आम पाकिस्तानी वो मैसेज परसीव करने में कामयाब हो गया कि ये हुआ क्या है। ये जो मर्जी कहें जी, ये बड़े बदतमीज़ थे, नाअहल थे, निकम्मे थे। अभी मैं दोनों मेरे सीनियर्स हैं, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा, ये नवीद कमर साहब से पूछें कि जब PMLN की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी पाकिस्तान में 2018 में, उस वक्त पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व्स क्या थे, आज के नेशनल रिजर्व्स क्या हैं? उस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल क्या थी, आज की इकॉनमी की सूरत हाल क्या है? कौन शख्स भूल सकता है 2008 से 2013 तक जब पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, बिजली इस तरह से आती थी जैसे कोई नेमत हो। देहात में तो 24 घंटे की लोड शेडिंग थी, 400 ड्रोन हमले हुए थे उस 5 साल में। कौन सा पाकिस्तान की तारीख का स्कैंडल है? कौन सा स्कैंडल ऐसा था जो ना हुआ हो? हज स्कैंडल से लेकर हर वो चीज लोगों को याद है। लोगों की मेमोरी थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, लोगों को यह फिक्रा भी याद है जरदारी साहब का कि अब मैंने अगर नवाज शरीफ को माफ कर दिया, मुझे खुदा माफ नहीं करेगा। लोग भूलते नहीं है। एक वक्ती तौर पे ठीक है, आपने एक दाव पेच लगाया, आपको बड़ी सपोर्ट थी, आपने उसे सारी अरेंजमेंट की, आपकी वो अरेंजमेंट हमने खुद भी सक्सेसफुल होने दी। हमारे पास वसाइल थे, गवर्नमेंट के पास आपसे ज्यादा वसाइल थे, हम कर सकते थे वो कुछ जो आपने किया। लेकिन ये सारी चीजें, सारे करैक्टर एक बार कौम के सामने एक्सपोज हो गए, उसका रिजल्ट आपने देखा। ये इसीलिए वो लोग जो कहते थे कि अदम एतमाद पे तो मैं तो बड़ा खुश हूं कि ये मेरे खिलाफ ले आए हैं। देखिए आयशा, वो लोग जो कहते थे कि जी एक हजूम है, कतल हजूम नहीं है। बाई गॉड, मुझे ये कहते हुए लोग बड़ा इसको माइंड करते हैं। मैं अपने आप को आज भी पार्ट ऑफ द असेंबली होने के बावजूद मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैंने अपनी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल में, मैं 15 साल से मैंने इमरान खान साहब के साथ पूरी स्ट्रगल में हिस्सा लिया। मैंने इस तरह लोगों का जोशो खरोश उस फेज में भी नहीं देखा था जो आज से 2 रोज पहले हमने देखा। निहाल हाशमी साहब, हर चीज ठीक है, मैं जरा उनसे जान लेती हूँ ना कि वो या ये जो जमातें इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल है ये क्राउड को देखकर। निहाल हाशमी साहब, क्राउड तो वैसे बड़ा था, ये तो मानते हैं ना आप, जो निकला। तो फिर आपने वो क्राउड नहीं देखा जब नवाज शरीफ साहब निकले थे तो इस्लामाबाद पिंडी से लेकर लाहौर तक तमाम जीटी रोड और लाहौर से लेकर जीटी रोड में वो जो नाम लेकर सबको कहते थे और पूछते थे मुझे क्यों निकाला। जी। और उस दिन आप लाहौर को नहीं देखा। उसके बावजूद हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में खुद जेल गया। मैंने जजों के खिलाफ नहीं कहा था, मैंने दूसरों के खिलाफ कहा था। मैं अगर एक फैसला दे दे उस पर सादिर। कल तक तो आप कह रहे थे कि जी हमें अगर आप अच्छा हुआ आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले, तो आप फिर क्यों रो रहे हैं भाई? आपके इत्तेहादी आपको छोड़ के गए, कोई हमने बंदूक के जोर पे थोड़ी किसी को लाया है। और कल जब 2018 में आपके पास जहाज को भर भर के लाया जा रहा था, जब जलाल आजमी साहब वो सिर्फ ऐसे ही थोड़ी हुकूमत को छोड़कर आपके साथ आकर मिल गए, आप लोगों ने भी तो कोई वादे वईद किए होंगे ना उनके साथ। नहीं, उस वक्त
जब उस वक्त इनके साथ लोग आके मिल रहे थे, लोग जब ये बगले बजा रहे थे कि जनाब सिर्फ बंदूक का जोर तो नहीं होता ना, और भी जोर चल सकते हैं ना। हम तो नून से शीन बनाने लगे हैं जब ये अपने ही। देखिए मैं आपको एक बात आज प्रिडिक्ट कर दूं, ये पीटीआई दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक पीटीआई इमरान खान साहब की होगी और एक पीटीआई किसी और साहब की होगी। पीटीआई एक नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो है ये भानुमति का कुंभा था। और साहब कौन हो सकते हैं? शायद नदीम कुरैशी साहब। और साहब कौन हो सुन तो लेना, मैं आपको नहीं आप बताएं ना, आप आधी आधी बातें नहीं करें ना, आप आधे से बात तो पूरी करें। इनके देखिए, कोई मुल्तान से भी बन सकता है, कोई कराची से भी बन सकता है। इनके पार्टी में आधे से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर जो थे, कभी वो पीपुल्स पार्टी के थे, कभी वो काफ लीग के थे। आप गुलाम सरवर साहब को या खुसरो परवेज साहब को या उमर अयूब साहब को क्या कहेंगे, या शेख रशीद को। ये सारे लोग वक्ती तौर पे आते हैं, वक्ती तौर पे निकल के चले जाते हैं। और शेख रशीद साहब तो बेचारे वो तो कहते हैं कि मैं गेट नंबर 4 से आया था और गेट नंबर 4 में वापस चला जाऊंगा। अब पता चला गेट नंबर 4 के दरवाजे भी उनके लिए बंद हो गए। तो ये ना कहें कौन निकला, ये बताएं 25 अरब डॉलर कहाँ गया, किस प्रोजेक्ट पे लगाया उन्होंने, कितनी सड़कें बनाई, कितनी डैम्स बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितने स्कूल बनाए। अब आप लोग तहकीकात करें किसने करप्शन की सामने लेकर आए, वो तो होगा। हम तो लेटर गेट का भी कमीशन बना चुके हैं। ये बताएं ना कितनी न्यूक्लियर पावर और धमाके के जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया था, कितने मिसाइल प्रोग्राम इन्होंने किया, कितने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया। बता के तो देना कि कितने दिफा पे इन्होंने खर्च किया, कितने इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया, कितने हेल्थ पे खर्च किया। ये जो कहते थे कि इंसानों पे पैसा लगाऊंगा, तो पाकिस्तान के नौजवानों पे कितनी नौकरी खर्च की इन्होंने, कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने वोकेशनल सेंटर बनाए, कितने नौजवानों की डिग्रियों को इन्होंने ऑनर किया, कितने पीएचडी प्रोड्यूस किए। ये बताएं ना कितनी तालीम के बजट में इजाफा किया, कितने सेहत के बजट में। जो पंजाब के अस्पतालों में लोगों को दवाइयां दी जाती थी उससे भी वो महरूम हो गए। जो हेल्थ की फैसिलिटी थी, जो टेस्ट था, जो लेबोरेटरी था, जो एक्सरे था, उससे भी लोग महरूम हो गए। आप और बावजूद इसके कि एनसीओसी में अरबों डॉलर इनको मिले और फिर पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल कहते हैं कि इसमें घपला हुआ है। वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, इनके अपनी हुकूमत में कहा है। तो ये लोग घपला करते रहे, करप्शन करते रहे, डाका मारते रहे और ये पोस्टिंग ट्रांसफर में भी पैसे लेते रहे। ये करप्ट तरीन निजाम लेके चले थे, करप्ट तरीन। और इमरान खान साहब इनडायरेक्ट इस सब में बेनिफिशियरी थे। ऐसे तो नहीं चलता ना निकाला के 300 अगस्त का। और वो जो कह रहे हैं कि जनाब आपने चार्ज फ्रेम होने से पहले, आप जब वजीर आजम बने थे तो आप इश्तहारी थे, आप कॉन्डक्ट डिक्लेयर थे, आपके ऊपर बहुत सारे केसेस थे। तो आप अपने वक्त की अपनी घड़ी भूल जाते हैं, दूसरों के बारे में आप याद कर रहे होते हैं। आपने जलाया था, एक मिनट, आपने बिल जलाया था, आपने कहा था सिविल लापरवाही करो, आपने कहा था हुंडी से पैसे भेजो। आप पीटीआई गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाते थे ना कि ये सियासी मुकदमात बना रहे हैं, इनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। आप लोगों के पास सबूत मौजूद हैं, तहकीकात आप लोगों ने की भी है और आगे बढ़ाएंगे इनको उसी तरह से कि कानून अपना, द लॉ विल टेक इट्स ओन विद ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, लॉ विल टेक इट्स ओन। जिस पर फर्द जुर्माइद होनी है उस पर होगी फर्द जुर्माइद। जी बिल्कुल आयद होगी कानून। देखिए ना शहबाज शरीफ साहब भागे, ना मियां नवाज शरीफ भागे, ना मरियम भागी, ना हसन भागे। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, हम सारे लोग लंदन में बैठे हुए हैं, हमारे लोग सागदार साहब लंदन में बैठे हुए हैं, हसन हुसैन नवाज साहब लंदन में बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं भागे नहीं, वो तो लंदन में बैठे हुए हैं। आप नहीं, मियां साहब को तो इनकी हुकूमत ने भेजा था इलाज के लिए। वो तो कहते हैं कि हमसे गलती हुई, साहब बैठे तो इमरान खान साहब के साहबजादे कहाँ बैठे हैं? इमरान खान साहब के साहबजादे कहाँ बैठे हुए हैं? अगर हमारे कायद के बेटे वहां बैठे हुए थे, इमरान साहब के बेटे लंदन में बैठे हुए हैं। उनके ऊपर कोई मुकदमात तो नहीं है ना निहाल हाशमी साहब, एब्सकॉन्डर तो नहीं है ना वो बच्चे पाकिस्तान के नेशनल नहीं है। आप मासूम हाशमी साहब, आप इमरान खान के मासूम बच्चों से मुकदमा, आप मासूम बच्चों से मिला रहे हैं नवाज शरीफ के बच्चों को। नवाज शरीफ के ये बच्चे मासूम हैं। नवाज शरीफ की भी बेटी मरियम कभी एमएनए एमपी नहीं बनी थी, वो भी मासूम थी, जिसको आपने उसकी वालदा के मैयत में नहीं जाने दिया, जिसकी वालदा अलील थी, जिसकी वालदा अपना आखिरी सांस लेती रही, आपने उसको जेल में बंद करके रखा। तो आप याद करें जब मियां नवाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हुआ, जब उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, आपको याद नहीं कि किस हालात से ये गुजरे।
हाशमी साहब किसने रोका था? चले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपने बड़ा जेल में रखा, आजमी साहब बड़ा मंजर अपने पेश किया। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, सिर्फ एक बात बता दीजिएगा, ये एक बात बता दीजिएगा, मियां नवाज शरीफ साहब को पॉलिटिकल जेल काट रहे थे? आपने कहा कि नहीं, मुझे एक बात लेकिन नहीं, ऐसे नहीं ये सिंपैथी ना गेन करें। क्रिमिनल चार्जेस थे हाशमी साहब, क्रिमिनल चार्जेस, पाकिस्तान के वसाइल को लूटने के चार्जेस थे। अच्छा नदीम साहब, मुझे एक सवाल करने दें। निहाल हाशमी साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आएंगे नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं इंशाअल्लाह, आएंगे तो गिरफ्तार होंगे, इंशाअल्लाह वो जल्द आएंगे, आएंगे तो गिरफ्तार होंगे, बाप उनको आने से नहीं रोक, गिरफ्तार होंगे, कन्विक्टेड है के मुताबिक उनके साथ। देखिए, अगर उनको अदालत समझती है कि गिरफ्तार करना है तो करेगी, अगर अदालत समझती है कि उनको बेल में जाना है तो वो बेल पे जाएंगे। ये तो कानून के मुताबिक जो भी फैसला होगा, लॉ विल टेक इट्स ओन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। साबिर बलोच साहब, सर अब नया सदर जो है वो कौन होगा? पहले कहा जा रहा था मौलाना फजल रहमान, अब खबरें आ रही हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी बन सकते हैं सदर। तो इस पर फैसला हुआ है या उसके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, मुझे तो इस चीज़ का अभी यानी मैं कह नहीं सकता कुछ, लेकिन मैं आपको एक अर्ज करता हूँ। बात आप सियासी बात करें, ये सदर भी बनेंगे इंशाल्लाह, कैबिनेट भी बनेंगे, सब बनेगा, हर चीज़ अपने वक्त पे बनेगा। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज ये करता हूँ कि देखो, बात यह है कि सियासत ऐसी चीज़ होती है, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ होती है कि यानी आप दुनिया को, पाकिस्तान को निराला मुल्क नहीं है। पाकिस्तान इस ग्लोबल जो दुनिया है उस दुनिया का हिस्सा है। अब उसमें आप किस किस्म का पार्ट प्ले करेंगे या किस किस्म की सियासत करेंगे, या तो वो सियासत करेंगे कि जिसके आपसे लोग आपकी तारीफ करें, या वो करेंगे कि जिसकी लोग आपकी तारीफ न करें, आपसे नफरत करें। अब मसला ये है कि यहाँ पर देखो, पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर साबिर बलोच साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है, जिस पर 16 अरब के मुकदमात हैं, अदालत ने बुलाया है उसको, जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी होती है उस दिन वो मुल्क का वजीर आजम बन जाता है, इसके ऊपर पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए? बात है कि ये इस किस्म के केसेस जो है ना, आखिर कोर्ट से तो देखे ना, कोर्ट ने इन चीजों को तो देखा है, कोर्ट ने लोग उसके खिलाफ कोर्ट में भी गए थे, लेकिन मुमकिन है कि फैब्रिकेटेड कैसे होंगे। यही तो इमरान खान साहब की सबसे बड़ी बात थी कि वो जो है ना, वो अपने 2-4 लोग पता नहीं एक्सपीरियंस थे, नॉन एक्सपीरियंस थे, आई डोंट नो, अच्छा खुद तो उस गरीब को पता नहीं था, उनके बहकावे में आके, उनकी बात में आके उन्होंने लोगों पे केसेस बनाए, फैब्रिकेटेड केसेस बनाए। तो जाहिर है कि कोर्ट्स भी तो यहाँ पर मौजूद है, लॉ भी है, कानून भी है। अच्छा, वो चीजों को देखती है। तो अगर फर्ज कर लो कि अगर आप सब, अभी इमरान खान ये कह रहा है कि ठीक है, यानी वो अहल नहीं है वज़ीर आज़म बनने का, तो वो इन बातों को कोर्ट्स पे छोड़ दे, अदालतों पे छोड़ दे। आप अदालत में गए हैं, अदालत ने जब कोई एक्शन नहीं लिया तो यू शुड कीप क्वाइट नाउ। अब आप न करें ऐसी चीजें, आप अपनी सियासी अमल को जरूर जारी रखें, लेकिन यह कि सियासी अमल का मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करें। मनमानी और चीज होती है, मुल्क को तबाह करना और चीज होती है, और सही पॉजिटिव सियासत और होती है। उन्होंने तो मान लिया ना, उन्होंने तो अपने ये इमरान खान साहब ने अपने खिताब में कहा था कि मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, जो फैसला दिया है, मैं तो मानता हूँ, मायूसी उन्होंने कहा मुझे हुई है, लेकिन मैं फिर भी इसको एक्सेप्ट करता हूँ। उससे ये एक्सेप्टेंस को कहते हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपको, चलो उसने एक्सेप्ट कर लिया है, जो कुछ कर लिया है, लेकिन अब वो मुल्क में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के अपनी एक कंस्ट्रक्टिव अपना एक रोल अदा करे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो इसके 3.5 साल का करीब है सिलसिला ये है। आसिफ अली खान जरदारी साहब की तबीयत ठीक नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी एक दिन भी इस शख्स से बाहर जाने की इजाजत नहीं मांगी। उसी मुल्क में रहे, उसने फेस किया, उसे उसके जितने भी रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको हाईलाइट किया। चेयरमैन बिलावल साहब भी यहीं पर थे, पीपल्स पार्टी के तमाम जो है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग यहीं पर थे। उन्होंने उसके जितने भी अमाल थे उन पर नजर डाली, और अच्छा, और उसके बाद आके उन्होंने जो थ्योरीज दिए उन थ्योरीज पे अमल किया। अच्छा, और जो यानी दिमाग से पीडीएम में जब पीपल्स पार्टी का हिस्सा था, तो उन्होंने जो कहा कि भी जो लाइन ऑफ एक्शन किया था, तो पीपल्स पार्टी ने लाइन ऑफ एक्शन से
डिफर करके उनको वो आइडियाज दिए कि वो मजबूर होके फिर उन्हीं आइडियाज पे आ गए, और उसका नतीजा आपने देख लिया कि उसका रिजल्ट कैसे निकला। तो वही सियासत एक फुल टाइम जॉब है, एक फुल टाइम काम है। अच्छा, उस पर गहरी नजर रखनी पड़ती है, उस पर उसी लाइन ऑफ एक्शन के मुताबिक, जिस तरह जरदारी साहब ने वो लाइन ऑफ एक्शन को शो किया, उसी के मुताबिक चलते रहे और लोगों को, आवाम को निजात मिली इससे। मुल्क को अब क्या है कि अब वजीर आजम साहब उसको देखना चाहिए, अब उसको, अब नाउ इट्स अप टू हिम, अब उसको है, वो भी एक यानी वजीर आला रहे हैं इतने सालों वहां पंजाब के, एक तजुर्बाकार शख्स है। लेकिन अब यह है कि वो पीपल्स पार्टी के लोगों का अपना नजरिया और उनकी अपनी एक सियासत है और अपना एक तजुर्बा है। तो अभी देखें, अब हालात को थोड़ा सा ठहर जाए। अच्छा, मेरे पास साबिर साहब, मेरे पास वक्त कम रह गया, मैं चाहूंगी कि लास्ट कमेंट जो है ना मैं तीनों मेहमानों का ले लूँ। आपसे मैं कर लेती हूँ मेरा सवाल। अब जो अगला इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन, वो 1.5 साल बाद होता है या फिर अभी चंद महीनों के बाद हो जाता है। आप लोगों की ये जो अब इत्तेहादी जमातें हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी? मिलकर आप लोगों ने इलेक्शन में जाना है या एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार खड़े करेंगे? मुझसे पूछ रहे हो? जी साबिर साहब। जी देखो, पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग के नजरियात में तो बहुत बड़ा फर्क है, सियासत में उनकी कंट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा फर्क। ये शहीदों की पार्टी है, यहाँ पर हमारा बानी चेयरमैन, उसको शहीद कर दिया गया, हमारे बीबी साहिबा को शहीद कर दिया गया, आसिफ जरदारी साहब को 12-13 साल तक आपने बगैर किसी वजह की जेल में डाल दिया, पूरी जवानी आपने जेल में डाल दी। अच्छा, ये वो चीजें हैं कि जिनको आपका आज का जो वजीर आजम है वो खुद तस्लीम करता है, उसने अपने तकरीर में इन चीजों का जिक्र किया है। इवन नवाज शरीफ ने इन तमाम चीजों का जिक्र किया इन चीजों पर, लेकिन वो हम एक नजरिए के तहत थे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे नजरियात में बहुत बड़ा फर्क है, हमारे सियासत में बहुत बड़ा फर्क है, हमारे गोल्स में बहुत बड़ा फर्क है, हमारे मंशूर में बहुत बड़ा फर्क है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हालात ऐसे मुल्क में पैदा हो जाते हैं कि बाद औकात के लोग यानी बहुत ही महदूद किस्म के यानी चीजों पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिस तरह अब हुए थे हम। यानी ऐसी कोई राह निकल सकती है कि आप मिलकर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं? ठीक है, वक्त बताएगा। ठीक है, यानी इसके बारे में भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। ठीक है साबिर साहब, आपका पॉइंट आ गया। नदीम साहब, सर ये पंजाब में क्या चल रहा है? इतनी देर क्यों करवा रहे हैं आप वजारत वजीर आला के इलेक्शन के लिए? 16 तारीख को पंजाब में वजारत आला का इलेक्शन है, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला नतीजा आपके सामने होगा। और मैं साबिर बलोच साहब से बसत एहतराम अर्ज करूँगा। वो एक फिल्म में डायलॉग था, एक मुलजिम जज से कहता है, जज साहब मेरी जवानी के 20 साल लौटा दें। तो इन्होंने अभी कहा कि 13 साल आसिफ जरदारी साहब के जवानी के जेलों में गुजरे, तो आजकल वो शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं, अपनी जवानी के 13 साल तो वापस ले लें, या चले कम से कम जवान होने का फार्मूला जरूर पूछ लें। और दूसरा जो चार्जशीट दी यानी हाशमी साहब ने, मुझे बड़ी हंसी आई। 30,000 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट इस वक्त पंजाब में है। अभी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए जैसे तैसे, उनको अंदाजा हो जाएगा कि एहसास प्रोग्राम का सिर्फ एक कंपोनेंट आपकी सारे सोशल वर्क पर भारी है। इस मुल्क में आप भी ज़खायर इमरान खान ने बनाए हैं। इस मुल्क को अगर की दुनिया में मकबूल मुल्क बनाया और जिस पर पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तान ने ट्रस्ट किया, वो इमरान खान ने किया है। इस मुल्क में यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का जो जाल और जो रोड्स आपके दौर में जिस कीमत में बनती थी उससे आधी कीमत में रोड्स इमरान खान ने बनवाई हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पैकेज, एग्रीकल्चर को, एजुकेशन को, हेल्थ को, आप सिर्फ हेल्थ कार्ड के खौफ से नहीं निकल सकेंगे। हाशमी साहब, आपने कहा जी पंजाब में लोगों को मेडिसिन नहीं मिलती, अभी पंजाब में उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट है, आप तशरीफ लाएं, सुबह मेरे साथ चलें या किसी को भेज दें। अगर किसी हॉस्पिटल से उसको प्रॉपर मेडिसिन ना मिले, मैं जिम्मेदार, वरना नेशनल टीवी पर बैठकर आप जैसे लोगों को करप्शन के खिलाफ बातें नहीं करनी चाहिए। भाई आपकी तो लीडरशिप कहती है कि करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकती, आपकी तो पूरी पॉलिटिक्स इस एक चीज के साथ जुड़ी हुई है कि हमने पाकिस्तान के इक्तदार पर, पाकिस्तान के वसाइल पर हमेशा काबिज रहना है। तो मैं आपको अर्ज करूंगा, इमरान खान ने जो शऊर इस कौम को दे रहा था, इमरान खान ने अपना पूरा काम कर लिया, अब वो शऊर आपका मुकाबला करेगा। हाशमी साहब, आप लास्ट कमेंट करना चाहेंगे नदीम कुरैशी साहब की बात पे? जब नदीम भाई ये बातें कर रहे थे तो मैं हंस रहा था कि वो आबी ज़खायर हमने देखा है, वो नाले
आप नाले भी दिखा देते काश। लोग तो ये पूछ रहे हैं कि साकिब निसार जो वो पैसे लेके गया था, वो डैम के पैसे कहाँ चले गए? कौन मकसूद चपड़ासी का भी पूछ रही है हाशमी साहब, मकसूद चपड़ासी का ज्यादा सवाल कर रहे हैं लोग आज। मेरा काम तो आपसे फॉरेन फंडिंग ही पूछ रही है और सिलाई मशीन से जो आपने पैसे हासिल किए वो भी पूछ रही है। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जो दौर था पंजाब का, वो था उस्मान बुज़दार साहब का, और जो बेहतरीन था वो शहबाज शरीफ साहब का दौर था। और ये सिर्फ 25,000 के प्रोजेक्ट हमें एक बता दे, एक प्रोजेक्ट बता दे, कोई गंदी नाली बता दे जिसको इन्होंने बनाया, कोई गटर बता दें जहां पे ढक्कन डाली हुई इन्होंने, एक बता दें। और ये जो एहसास आप कराची और रंगी में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं ना, आप कराची और रंगी में बैठे, आपको कैसे पता चलेगा पंजाब का? था आपको कराची और रंगी से कैसे पता चलेगा? इस फंड को बढ़ाया गया था, एहसास प्रोग्राम को, और हेल्थ कार्ड जो है वो मरियम नवाज साहबा। चले निहाल हाशमी साहब, पार्लियामान ने ये आपकी जो जमातें हैं सारी उनके ऊपर एतमाद किया है, तख्ती लगाते रहे। हम उम्मीद ये करते हैं कि तहकीकात करेंगे, तहकीकात में जो करप्शन हुई है खास तौर पर इन 3.5 सालों के दौरान उसको सामने लेकर आएंगे ताकि कौम को पता चले कौन सच्चा है कौन झूठा। वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह।